मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जो लोग हैं शिकार करते हैं और उसके बाद में ग्रुप में रहना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए वो अलग अलग तरह के हथियार, जो औजार है उनका निर्माण करते हैं, पत्थरों से बनाते हैं मेन तो, और जो हड्डियाँ होती हैं उनसे वो उसका हैंडल बनाते हैं। उसके बाद में वो लोग चट्टानों में जो शेर है, ठीक है, चट्टानों को काट कर गुफाएँ बना के वो लोग रहने लग जाते हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और पालतू जो पशु हैं उनको भी रखने लग जाते हैं और एक जगह व्यवस्थित होकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम देखेंगे एक नवीन जीवन शैली। देखिए, पहले उनका जो जीवन था वो घुमक्कड़ टाइप में था कि एक जगह पे रहते, फिर वहाँ से वो अपना काम करके और फिर दूसरी जगह चले जाते, फिक्स नहीं थे। जब लोगों ने खेती करनी शुरू की और पशुओं को पालना शुरू किया तो उसके बाद में उनको एक जगह पे रहना पड़ा। ठीक है, तो जब वो एक जगह रहने लग गए तो उनकी जो जीवन शैली थी वो बदल गई। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। ठीक है, तो बहुत काम करने हो लग गए थे लोग। अनाज के उपयोग, ठीक है, बीज के रूप में रखते थे। ठीक है, जैसे कि स्टोर करके रख लेते थे, अगले साल फिर उसको खेती में काम में ले लेते थे। खाद्य के रूप में, खाने के रूप में, उपहार के रूप में गिफ्ट देते थे एक दूसरे को, और भंडारण के लिए उसको स्टोर करके भी रखते थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी कि इसको कैसे स्टोर करें। बहुत से इलाकों में लोगों ने, देखिए, स्टोर करने के तरीके हैं कि किस तरह से जो लोग हैं ना उन्होंने स्टोर करके रखा था। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और इनका प्रयोग करते होंगे? आपके जवाब में बताना है इसको। ठीक है, तो मतलब स्टोर करने के लिए उनको कुछ तो चाहिए होगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया होगा? जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। अब जो जानवर थे ना वो भी एक खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते जिससे उनकी संख्या बढ़ती। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता था, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, तो जब मर्जी होती है ना तब उससे हम दूध ले सकते थे, और लोग उस टाइम जब वो मांसाहारी थे तो वो उनको खा भी लेते थे। तो ये फूड सोर्स था एक तरह से चलता फिरता। भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता था, तो इसके बारे में आप लोग सोच के बता सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें कि स्टार्टिंग के जो किसान थे और जो पशुओं को पालने वाले लोग थे वो कैसे थे। मानचित्र 2 प्रश्न संख्या 13 पे है, उसको देखना है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने रेड कलर के देखे थे जहाँ भीमबेटका की जो गुफाएं थी, ठीक है, और भी जो गुफाएं थे उनके बारे में रेड कलर में ऐसे बना हुआ था। नीले वर्ग, पता है, इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषि और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इससे सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जैसे आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। पश्चिमोत्तर के अंदर राजस्थान और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके आसपास का जो एरिया आता है ना वो सारा आता है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए जो वैज्ञानिक है उनको खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनसे पता चलता है कि यहाँ लोग रहते थे या नहीं। इनमें से सबसे रोचक, देखिए क्या मिला, सबसे रोचक क्या मिला है? जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। इसको अंडरलाइन करना है आपको कि क्या मिला था वहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर,
पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। देखिए घरों और झोंपड़ियों के निशान कहाँ पे मिले हैं? बुर्ज होम जो कश्मीर के अंदर है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, और गड्ढे के नीचे रहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जैसे आजकल अंडरग्राउंड बनाते हैं ना, वैसे इससे उस ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। कश्मीर साइड में वैसे सर्दी पड़ती है, तो इसलिए लोगों ने ये बनाया था। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। इससे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है कि ये जो बुर्ज होम है ना, वहाँ पे क्या मिले हैं? गर्द होम या घरों के निशान। ठीक है, एक गर्तवास का चित्र बनाना है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से ऐसे कई हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। मतलब ये पाषाण, जो पुराना पाषाण काल था ना, उससे कुछ उनमें परिवर्तन है। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो ये इसका डेवलपमेंट था पुरापाषाण युग का। ठीक है, तो उसको नवपाषाण नाम दिया गया है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन यानी पत्थर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो मेनली जो उस टाइम में ना पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, ये देखिए घड़ा दे रखा है यहाँ पे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, मतलब यहाँ डिज़ाइन बनाई जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन, इसको अंडरलाइन करना है आपको कि चावल, गेहूँ और जो दलहन मतलब दालें जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। देखिए बुने हुए कपड़े पहनते थे, और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते। तो कपास की खेती भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही नज़र आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो सारी जगह की जो सिचुएशन थी ना, वह एक जैसी नहीं थी। ठीक है, लोग हैं वो जगह के हिसाब से अपना काम करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, इसके छोटा सा निरीक्षण करना है। देखते हैं यहाँ पे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये देखिए मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 पे मेहरगढ़ ढूंढना है आपको। ठीक है, अभी हम देखेंगे। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करना है आपको कि बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले जो है ना मेहरगढ़ के अंदर लोगों ने जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। और ये मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन दर्रे के पास। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली है। तो देखिए हिरण, सूअर, भेड़, बकरियों की हड्डियाँ कहाँ मिली है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। देखिए ये इस तरह से प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। 4 कमरे ऐसे ज़्यादा थे ना, तो स्टोर हाउस भी होता है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में देखिए उनको जब दफन करते थे ना, तो उनके साथ देखिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे प्रलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये था कि जो भी डेड बॉडी होती है ना, उसके साथ में कोई सामान रख दिया जाता था। तो ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है, और इसमें बकरी का पहचान सकते हो क्या?
ठीक है। तो इस तरह से कुछ सामान भी रख देते थे और मेन एक ये है कि इसको दफन किया जाता था, ठीक है। अन्यत्र एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, ठीक है। हम लोगों ने देखा था जो भीमबेटका है और उसके आसपास का जो कुछ इलाका है वहाँ पे शिव चित्र भी मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फ्रांस के अंदर गुफा में चित्रकारी देख रहे हैं। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढना है आपको। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए होंगे। बहुत पुराने चित्र हैं ये। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया। देखिए कलरफुल दिखाया गया इनको, इन रंगों को। अब ये देखो कलर जो है ना वो कैसे लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। तो जो भी अच्छा काम करते थे ना या उनके लिए कोई अवसर होता था अच्छा, तो उससे पहले ये लोग इसको बनाते होंगे, क्योंकि इस तरह से इन्होंने गहरे और चमकीले रंगों का इस्तेमाल कर रखा है। नवपाषाणिक पुरास्थल, ठीक है। एटलस में तुर्की ढूंढना है आपको। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है, ठीक है। एक चताल युग जो जगह का नाम है वो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्र। देखिए सीरिया से क्या लाते थे, चकमक पत्र, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। यहाँ ये जो समुद्री एरिया है ना यहाँ पे ये होता है। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरा पाषाण और नवपाषाण के जो लोग थे ना वो रहते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इधर एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं, ये देखते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मध्य पाषाण युग, इसका जो टाइम पीरियड था वो 12,000 साल से 10,000 साल, ठीक है। और बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ जो माना जाता है ना वो 10,000 साल पहले से है। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था लगभग 8,000 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने जो है घर बनाना और जो खेती करना, जानवरों को पालना, ये सब काम शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।